वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना चैनल एन स्क्वायर कोचिंग। तो आज हम पढ़ेंगे अपना सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स। और अब तक मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बता चुका हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स के जो भी थर्मल इंजीनियरिंग के जो पार्ट हैं उसके बारे में बता दिया था मैंने। इसके अंदर बताया था थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स बाउंड्रीज क्या होती हैं, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, और थर्मोडायनेमिक्स के जो अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो क्या होती हैं। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लें तो इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कभी कभी तो दो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होती हैं, कितने टाइप की होंगी, ये आपको कई बार पूछा जाता है। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी। जैसे देखिए अगर आपको किसी के बारे में कुछ बताना है तो आपको जो आप उसके बारे में जो चीज़ बताओगे वो क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, वो लड़का पढ़ने में अच्छा है। कोई लड़का पढ़ने खराब है तो आप बोलोगे कि भाई लड़का पढ़ने में खराब है। तो हम किसी के बारे में जब कुछ बताना चाहते हैं तब हम उसकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बताते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो इसी तरीके से सिस्टम के बारे में जो भी चीज़ें हम बता सकते हैं, जो भी क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, quantities which identify the state of a system। ठीक है ना। अगर देखिए क्या कह रहा है, क्वांटिटीज विच आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम। तो किसी निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए या बताने के लिए जिन जिन क्वांटिटी, जिन जिन राशियों की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी, देखिए जैसे आपकी प्रेशर है, आप प्रेशर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, बहुत सारी होती हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी जो है फिर दो तरीके से डिवाइड होंगी। देखिए अब प्रॉपर्टीज जो होंगी, एक तो होती है मास डिपेंडेंट, तो इनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मास इंडिपेंडेंट। ठीक है। और ये होते हैं आपके मास डिपेंडेंट। अब देखिए अगर हम बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, यानी कि मास इंडिपेंडेंट, यानी कि मास से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमने क्या करा कि एक बॉक्स लिया, ठीक है, एक कोई बॉक्स लिया, इसके अंदर हमने कोई गैस फिल कर दी। ठीक है, गैस फिल कर दी, मान के चलिए उसका प्रेशर क्या है P, वॉल्यूम है V, डेंसिटी है ρ, ठीक है, इस तरीके से टेम्परेचर है T, और आपके कई सारी जो भी इसका वेट है W, ठीक है ना, मास है M और मास है M। इस तरीके से अभी कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब हमने क्या करा, अगर हम इसके अंदर गैस तो है, अब हमने क्या करा, उसके दो पार्टीशन कर दिए। अब दो पार्टीशन करने के बाद, यानी कि दो पार्टीशन करने का मतलब क्या हुआ, उसका हमने मास आधा कर दिया। जब हम मास आधा करेंगे यानी कि हमने इसको दो भागों में बांटा, तो उसका देखिए अगर हम वेट निकालना चाहें तो जब इसका जो वेट होगा वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, यानी कि W/2 और W/2 दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपके पास चॉकलेट है, चॉकलेट दो, मान के चलिए आपके पास 2 किलो आलू है, आपने बीच में से मतलब अलग अलग कर दिए, तो वो क्या हो जाएंगे, 1 किलो अलग, 1 किलो अलग। इसी तरीके से आपके पास ये W/2। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो देखिए टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं करेगा भाई, टेम्परेचर इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, सही है ना। अगर आपने क्या करा कि एक रॉड ली, रॉड को गर्म किया, गर्म करने के बाद अलग कर दिया उसको, तो ऐसा तो नहीं एक पार्ट ठंडा हो जाएगा दूसरा गर्म रहेगा, नहीं, दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। इसी तरीके से हमारी डेंसिटी है। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, या पहले हम मास की बात करते हैं। देखिए मास हमारा क्या होगा, मास का मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, ये भी इसका और इसका दोनों का आधा हो जाएगा, सही है ना। द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका, m/2 और m/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो देखिए अगर ये पूरा का पूरा जो बॉक्स था ये मान चलिए 1 मीटर क्यूब का था, लेकिन जब इसमें से आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ½ मीटर क्यूब।
और हाफ मीटर क्यूब का हो जाएगा दोनों पार्ट। तो आपका क्या हो जाएगा v/2 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा v/2 हो जाएगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। अब बात करेंगे डेंसिटी की। तो देखिए आपको डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता है मास कितना हुआ आधा और वॉल्यूम कितना हुआ आधा, तो क्या हो गया m/v। और यही इसका पहले था जब ये पूरा था। तो डेंसिटी हमारी क्या हुई डेंसिटी चेंज नहीं होती। और याद रखिएगा डेंसिटी हमेशा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये चेंज नहीं करती। अगर स्टील की प्रॉपर्टी स्टील की हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो वो कैसी भी मतलब किसी भी उसी टाइप की कितनी भी स्टील है वो, ठीक है ना। जैसे मेरे पास स्टील की एक प्लेट है और उसी स्टील से बनी हुई दूसरी प्लेट है या उसकी जगह कोई भगोना या कुछ भी चीज़ है, तो उन दोनों की डेंसिटी लेकिन सेम रहेगी। यानी कि डेंसिटी क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। तो आपको याद रखना है कि डेंसिटी इसी तरीके से आपकी जो सिस्टम होगा सिस्टम की प्रॉपर्टी होगी तो वो कैसी होगी इंडिपेंडेंट होगी। इसकी भी डेंसिटी सेम रहेगी, इसकी भी डेंसिटी सेम रहेगी, दोनों की डेंसिटी क्या रहेंगी सेम रहेंगी। इसी तरीके से हमारा प्रेशर होगा, प्रेशर भी हमारा क्या रहेगा दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको क्या याद रखना है आपको इसके एग्जांपल याद रखने हैं। अब मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ। देखिए अब हमने देखा कि डेंसिटी रो और टेम्परेचर, डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर ये मास पर डिपेंड नहीं करती। तो आपकी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन सी हो जाएंगी डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो भी स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी स्पेसिफिक क्वांटिटी कोई सी भी हो, ठीक है ना। अब जैसे एंथैल्पी होती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। एंट्रोपी क्या होगी आपकी एक्सटेंसिव एंट्रोपी, ठीक है। मास वेट वॉल्यूम ये सारी आपकी क्या होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो भी स्पेसिफिक क्वांटिटी हो जाएंगी जैसे एंट्रोपी क्या होगी हमारी एक्सटेंसिव, लेकिन स्पेसिफिक एंट्रोपी अगर आपसे पूछेगा तो होगी इंटेंसिव। तो किसी क्वांटिटी के आगे अगर आपको स्पेसिफिक लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी है इंटेंसिव। अब देखिए एग्जाम में क्या करता है वो एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ दिस इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेगा आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है तो आपको क्या करेगा तीन ये दे देगा उसमें से एक ये दे देगा। तो आपको क्या करना है कौन सी नहीं है तो आपको इसमें से टिक लगाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक से भी जितने भी एग्जाम्पल मिलते हैं उनको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने मेरे को समझ में आए थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसको समझ लेना अच्छे से कि हमने कैसे अब इसको डिफाइन किया, ठीक है। आपको डिफाइन भी करना आना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में या कोई भी वाइवा में कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये किस पे द्रव्यमान पे डिपेंड करती हैं, यानी अब आपको द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती हैं और ये आपकी द्रव्यमान पर डिपेंड करती हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं। अब देखिए इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड आया स्टेट, मैंने आपको अभी तक स्टेट नहीं बताया, तो चलिए अब स्टेट पढ़ते हैं कि स्टेट का मतलब क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट को हम बोलते हैं अवस्था, ठीक है। स्टेट को हम क्या बोलते हैं अवस्था। अब अवस्था का मतलब क्या देखिए जब आपका कोई निकाय है, निकाय का मतलब सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या होगा कुछ चेंज होगा, सिस्टम के अंदर कुछ चेंज होगा। तो देखिए अगर हमने क्या करा मान के चलिए कोई सिस्टम है इसकी हमने कोई भी दो क्वांटिटी अगर हमने कोई गैस ली और गैस की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वांटिटी देखी, लेट सपोज पी और वी, हमने पी और वी कंसीडर करी, तो हम क्या करेंगे हमने माना कि इसका प्रेशर है यहाँ पे अगर हम ये 10 बार है और वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर कोई पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमने क्या करा इसकी प्रेशर वॉल्यूम निकाल लिया। अगर हम इसको देखना चाहते तो टेम्परेचर भी देख सकते हैं, इस पर हम आपकी इसकी डेंसिटी भी देख सकते हैं, कुछ भी चीज हमें निकालनी है। तो स्टेट क्या होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी इंस्टेंट पॉइंट पर हम जिस स्टेट मतलब जिस भी आपकी सिस्टम की क्वांटिटी को नाप सकते हैं, जिस भी क्वांटिटी को माप सकते हैं वो उसकी क्या हो जाती है स्टेट, ठीक है। तो स्टेट ये क्या हो जाएगी हमारी स्टेट नंबर 1। स्टेट नंबर 1 तो स्टेट क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पर जो भी उसकी क्वांटिटी निकाली जा सकती है उनको हम क्या बोल देते हैं उसकी स्टेट बोल देते हैं। अब देखिए अगर आपको ये चीज समझ में आई होगी तो हमने क्या करा एक इस स्टेट पे मान के चलिए स्टेट हमारी क्या है स्टेट 1 है, स्टेट 1। तो इस पर हमने क्या निकाल लिया प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डेंसिटी, ठीक है ना। आप जो भी चीज निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब दूसरी चीज आती है आपकी प्रोसेस। स्टेट के बाद आती है आपकी प्रोसेस,
यानी कि प्रक्रम, ठीक है ना, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, प्रक्रम। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए एक स्टेट इसकी ये मिल गई, अब मान के चलिए उसमें गैस में थोड़ा सा चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ, वो दूसरी स्टेट हमने निकाली, दूसरी स्टेट निकाली, अब इसमें हमारा क्या हुआ, प्रेशर थोड़ा कम हुआ और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। फिर हमने तीसरी स्टेट निकाली, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर सातवीं, फिर आठवीं, इस तरीके से हमने क्या निकाला, हमने इसकी कई सारे पॉइंट निकाले, ठीक है ना। तो जब इसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रोसेस हो रही है। अगर हम फाइनल और इनिशियल की बीच की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रोसेस हो जाएगी। यानी कि स्टेट 1 to 2, यानी कि हमने स्टेट कई सारे इंटरमीडिएट को छोड़ दिया, तो स्टेट 1 से लेके 2 तक हमारा क्या हो गया, पूरी की पूरी क्या होगी, प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुई, हमारी प्रोसेस हुई। अगर हम बात करें किसकी, अब देखिए पाथ, अब बात करेंगे हम पाथ, ठीक है ना, इसको हम पथ बोलेंगे। तो पाथ हमारा क्या होगा, देखिए हमने देखा कि इसके ये क्या होंगे, कई सारे पॉइंट से मिलके बनी है। यानी कि देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि पथ क्या होता है, आप डायरेक्ट स्टेट 1 से स्टेट 2 पे नहीं पहुंच सकते। जैसे आपको अपने घर से निकलना है स्कूल के लिए, तो आप ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाएंगे डोरेमोन की तरह आपने स्कूल में पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे, एक कदम बढ़ाएंगे, फिर दूसरा कदम बढ़ाएंगे, ऐसे कदम बढ़ाते जाएंगे, तब जाके आप अपने स्कूल पहुंचेंगे। तो पहला कदम, दूसरा कदम, इसी तरीके से क्या होगा कि प्रोसेस जब होती है तो कई सारे स्टेट से होकर गुजरती है, वो कई सारे अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो हम क्या बोले, किसी प्रोसेस के अंदर जब जो आपका निकाय है वो कई सारे स्टेट से, कई सारी जो अवस्था है उनसे होकर गुजरता है, तो उन अवस्थाओं के जो लोकस होगा, यानी उन अवस्थाओं को अगर हम ट्रेस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम पाथ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या होता है, प्रोसेस। प्रोसेस मैंने आपको बताई कि प्रोसेस क्या होगा, कई सारे स्टेट से मिलकर फाइनल और इनिशियल, इन दोनों को क्या बोलेंगे, हम इसके प्रोसेस बोलेंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने को हम बोलते हैं प्रोसेस। अब देखिए जो आपकी प्रोसेस होती है ये भी आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है साइक्लिक, सॉरी रिवर्सिबल, और दूसरी होती है इरिवर्सिबल, ठीक है। एक तो होती है उत्क्रमणीय, दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय। और रिवर्सिबल आपकी प्रोसेस क्या होती है, देखिए अगर हमें 1 से 2 जाना है, अगर हमने क्या करा 1 से 2 गए, तो 1 से 2 जाने के लिए हमने क्या करा, कई सारे स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, उनको हमने अचीव किया और हम फर्स्ट से लेके सेकंड तक पहुंच गए। अब हमको मान के चलिए अगर हमें फिर से 2 से 1 पर जाना है, अगर हमें फिर से 2 से 1 पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको, अगर हमने इस जो प्रोसेस थी उसको रिवर्स किया और वो सेम पाथ को फॉलो करके फिर से 2 पर आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है, सेम पाथ को यूज करके स्टेट 1 से 2 जो गई हो वही 2 से 1 पर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसी तरीके अब हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस ये होगी कि अगर हम 2 से 1 पर जाना चाहें तो हमें कोई और पाथ अपनाना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे, हम इरिवर्सिबल, ठीक है ना। तो सेम पाथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल, और सेम पाथ को ना लें तो क्या हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है साइकिल, इसके बाद आएगा हमारा साइकिल। अब साइकिल हमारा क्या होता है, चक्र, ठीक है ना। साइकिल का मतलब चक्र है आपकी। साइकिल का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करा, फर्स्ट से लेके, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक स्टेट को पकड़ा, फिर उसके बाद कई सारी स्टेट्स को होते हुए हमने एक प्रोसेस कर ली। अब हमने दूसरी प्रोसेस करी तो 2 से 3 पहुंच गए, हमने फिर एक और प्रोसेस करी, वो 3 to 4 पहुंच गए, और फिर 4 से हम वापस किस पे आ गए, 1 पे। तो ये क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये एक क्या करेगा, साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो आपको क्या होगा कि अगर कोई कई सारी, देखिए साइकिल की आपकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर कोई किसी एक स्टेट से किसी विभिन्न स्टेट से गुजरता हुआ कोई निकाय है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था पर आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। यानी कि हमने स्टेट 1 से स्टार्ट किया, फिर स्टेट 2 तक पहुंचे, फिर स्टेट 3 तक पहुंचे, यानी कि क्या हुआ, हमने एक प्रोसेस की, वो स्टेट 1 एक प्रोसेस करी तो स्टेट 2 पर पहुंचे, फिर दूसरी प्रोसेस करी तो स्टेट 3 पर पहुंचे, फिर एक और प्रोसेस करी तो स्टेट 4 पर पहुंचे, और फिर एक और प्रोसेस करी तो स्टेट 1 पे पहुंचे। तो आपको क्या होगा, कई सारी प्रोसेस से मिलकर
जिसमें हमारा क्या हो, फाइनल और इनिशियल जो स्टेट हो वो सेम हो, उसको हम बोलते हैं साइकिल। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है आपको कि देखिए जो भी हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है उसको हम किससे दिखाते हैं, कंटिन्यूअस लाइन से। ठीक है। ये कैसी होगी, हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, यानी कि याद रखिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस हम शोन बाय, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस को किससे हम शो करते हैं, एक कंटिन्यूअस लाइन से, और रिवर्सिबल प्रोसेस को हम करते हैं डिसकंटिन्यूअस लाइन से। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आपको कभी भी कहीं पर भी आपको डॉटेड लाइन मिलती है तो आपको याद रखना है कि ये अगर ये डॉट बनी हुई लाइन है यानी कि ये कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर आपको कंटिन्यूअस लाइन मिल रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आप देखकर ही बता सकते हैं कि भाई साइकिल रिवर्सिबल है, सॉरी प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी मेरे को। अब आपको जितना भी ये चीज मैंने बताई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से कि मैंने क्या क्या चीज बताई है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगा साथ ही, तो आप इनको डेफिनेशन को भी लिखते जाइएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलेंगे ऊष्मागतिकी साम्यावस्था। ठीक है। ऊष्मागतिकी साम्यावस्था, तो ऊष्मागतिकी साम्यावस्था। अब देखिए थर्मोडायनेमिक जो आपकी इक्विलिब्रियम होती है ये आपकी तीन तरीके की इक्विलिब्रियम से मिलकर बनी होती है। तो जिसमें पहला है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं ऊष्मीय साम्यावस्था। दूसरी होती है आपकी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं हम यांत्रिक साम्यावस्था। और थर्ड होगी आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं हम रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं तीनों की अलग अलग, और इन तीनों अगर ये तीनों सेटिस्फाई होती है तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए सबसे पहले आपकी आती है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर। ठीक है ना। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस स्टेट में वो है वो उसी स्टेट में रहे, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या करा, मान के चलिए एक हमने गर्म पानी का गिलास रख दिया किसी रूम के अंदर और उसका टेम्परेचर सेम बना हुआ है, उसका टेम्परेचर क्या है, सेम बना हुआ, तो हम क्या बोलेंगे वो किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। और अभी हम थर्मल इक्विलिब्रियम और भी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। अब देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, इसमें आपके पास दो चीजें होती हैं। एक तो नो अनबैलेंस फोर्स होने चाहिए, यानी कि नो अनबैलेंस फोर्स होने चाहिए, और नो अनबैलेंस मोमेंट होने चाहिए। ठीक है ना। तो आपने जो जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी होंगी मैकेनिक्स के अंदर, तो जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर ये चीज बताई जाती है कि जो आपके इक्विलिब्रियम हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए एक तो आपके अनबैलेंस फोर्स नहीं होने चाहिए और दूसरा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, देखिए एक डिस्क है, मान लीजिए यहाँ पे ये हिंज है। ठीक है। अभी अगर ये हिंज नहीं है, फिर अगर ये हिंज नहीं है तब हम क्या करेंगे, अगर इस पे इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में चल जाएगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऊपर चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ना तो ये इस दिशा में जानी चाहिए, ठीक है ना, और ना इस दिशा में जानी चाहिए, यानी किसी दिशा में वो नहीं जानी चाहिए, तभी तो वो साम्यावस्था में होगी। दूसरा क्या होता है कि अगर हम इस पे अगर ये हिंज होती और हम इस पे फोर्स लगाते तो क्या करती है, घूमती, तो यानी इसमें मूवमेंट लगता, तो मूवमेंट भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, नो अनबैलेंस फोर्स, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, और नो अनबैलेंस मोमेंट, कोई भी अनबैलेंस मोमेंट यानी कि घूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखिए रासायनिक साम्यावस्था आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ाई होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, जो रिएक्शन है नो रिएक्शन अकर्स, यानी कि जो भी रिएक्शंस हो रही है, यानी जो अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको इसी समझ में आई होगी। नो रिएक्शन का मतलब ना तो आप कंपोनेंट से जो आपका उत्पाद बनता है वो होना चाहिए, ठीक है ना उत्पाद से आपके जो भी जो कंपोनेंट होते हैं वो बनने चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, और इन तीनों को जो सेटिस्फाई करेगी उसको हम बोलेंगे फिर
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आपको याद रखना है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किस किस से मिलकर बना होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से क्या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए सेटिस्फाई मतलब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के जरूरी नहीं है। तो आपको क्या रहेगा, ये 3 दे देगा और इसके साथ एक चौथा और दे देगा। अब वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको कौन सा नहीं है, तो आपको जो फोर्थ वाला होगा वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। या ये पूछेगा कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर कौन सी होनी चाहिए, तो आपको क्या करेगा, इनमें से कोई एक देगा और 3 अदर दे देगा। तो आपको क्या करना है, उनमें से कोई एक, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, आपको वो उस पर टिक लगाना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये भी क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा तो आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपको ये जितने भी लॉ हैं इसके आपके 3 लॉ हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। इसका एक थर्ड लॉ भी आता है, लेकिन आपके लिए थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट नहीं होता। जीरोथ, फर्स्ट और थर्ड सेकंड ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, थर्ड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आप एक चीज सोचिए कि हमने जीरोथ लॉ को नाम जीरोथ क्यों दिया, हम इसको जीरोथ लॉ क्यों देंगे, ठीक है ना। हम डायरेक्ट फर्स्ट लॉ से तो जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, थर्ड सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन का कोई जीरोथ लॉ नहीं था, लेकिन आपके थर्मोडायनामिक्स के अंदर जीरोथ लॉ आया। एक्चुअल में हुआ क्या कि सबसे पहले जो था आपका फर्स्ट लॉ डिफाइन किया गया था, जो भी आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया था। अब फर्स्ट लॉ डिफाइन तो कर दिया, लेकिन उनको पता चला कि फर्स्ट लॉ से एक बेसिक लॉ और आता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ से पहले भी एक बेसिक लॉ आता है। तो उन्होंने कहा कि अब इसको क्या नाम दें, तो उन्होंने क्या किया कि उसको नाम दे दिया जीरोथ, ठीक है ना। यानी कि देखिए 1 से नीचे क्या आएगा, फिर 0 आएगा, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया जीरोथ लॉ। तो आपको याद रखना जीरोथ लॉ जो है आपका फर्स्ट लॉ के बाद आया था, फर्स्ट लॉ के बाद आया था, फर्स्ट लॉ से पहले नहीं आया था। इसीलिए हमने फिर जब जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ के बाद आया तब हमने उसको फिर नाम दे दिया जीरोथ, जिससे कि वो, क्योंकि ये हमारा क्या था, ये सबसे ज्यादा बेसिक है। तो ये बेसिक क्यों है, ये आपको डिफाइन करता है टेम्परेचर को, ये डिफाइन करता है आपको टेम्परेचर को, और टेम्परेचर के साथ साथ किसको, थर्मल इक्विलिब्रियम को, ठीक है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम को, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम को और टेम्परेचर मेजरमेंट को, ठीक है, ओनली टेम्परेचर को नहीं, टेम्परेचर मेजरमेंट को। तो देखिए टेम्परेचर मेजरमेंट यानी टेम्परेचर का मापन, यानी तापमान का मापन, और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ऊष्मीय साम्यावस्था को। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ए है, दूसरा सिस्टम है बी, ठीक है, एक सिस्टम ए है और दूसरा सिस्टम है बी, एक तीसरा सिस्टम और है सी, एक तीसरा सिस्टम और है सी, अगर ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी आपका ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, सही है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है आपका, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी देन दे विल बी इन इक्विलिब्रियम आल्सो, ठीक है ना। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, if two bodies are in thermal equilibrium with a third body then they will also in thermal equilibrium also, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ए और बी अगर सी के साथ, एक फर्स्ट बॉडी है दूसरी बॉडी है, अगर ये तीसरी बॉडी के साथ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। ये आपका होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसी से आपको जो डिफाइन करते हैं किसको, हम टेम्परेचर मेजरमेंट को। तो जो आपकी जो टेम्परेचर जो मेजरमेंट के जितने भी डिवाइसेस हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, आपकी जीरोथ लॉ पे डिपेंड करती हैं। अब देखिए समझने के लिए हम मान के चलिए थर्मोमीटर का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि थर्मोमीटर देखिए आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, इसके अंदर आपकी रीडिंग होंगी, इस तरीके से आपका टेम्परेचर होगा। अब देखिए इसकी जो बॉडी होगी, अगर हम इसकी बॉडी बनाना चाहें तो ये किसकी होगी, यहाँ पे तो आपका कोई और मेटल की बॉडी होती है, और यहाँ पे आपकी क्या होती है, कांच होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका कांच होता है, ये आपकी कांच की बनी होती है, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, पारा यानी कि Hg यानी मरकरी आपका भरा रहता है, इस तरह मरकरी भरा रहता है, ठीक है ना, मतलब पहले इतना भरा रहता है, जैसे ही टेम्परेचर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होने लग जाता है और ये अपनी जो रीडिंग है वो देने लग जाता है। तो देखिए इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे हुआ, देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऐसे हुआ कि देखिए पारा, हमने डायरेक्ट पारे को तो टच नहीं किया, हमने किसको टच किया, जब हम, आपने देखा हो डॉक्टर हमारे मुंह में रख देते हैं या कहीं और लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब ये वाला जो इसका जो बल्ब होता है, इसको हम बल्ब बोलते हैं, ये बल्ब आपके मान लीजिए मुंह में रख दिया, तो क्या होगा, आपका जो मुंह का टेम्परेचर होगा
वो पहले इसके साथ क्या करेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम बनाएगा, यानी कि जो हीट होगी आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा, वो बॉडी की जो हीट होगी वो किस में जाएगी, इसमें, और वो फिर इसमें किस में जाएगी, हमारी पारे में। तो क्या होगा, हमें क्या चाहिए था, पारे को हमें अपने टेम्परेचर से मीजर करना था, यानी कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है और इसको हमें सेम टेम्परेचर पर लाना था। तो हमने क्या करा, बीच की एक कड़ी और ले ली। तो उसका क्या हुआ हमारा कि ए और सी, जैसे हमने क्या करा, ए से हमने सी को थर्मल इक्विलिब्रियम में कर लिया और सी से बी में थर्मल इक्विलिब्रियम में हुआ, तो ये दोनों भी आपस में क्या हुई, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गई। तो इस तरीके से आपकी जो भी थर्मल टेम्परेचर मेजरमेंट की जो भी डिवाइसेस होती हैं वो आपकी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे के थर्मोडायनेमिक्स लॉ पर डिपेंड करती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने समझा होगा जो भी आपको समझाया गया है। थर्मोडायनेमिक्स आई होप आपको ईजिली लग रही होगी, अब आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। और जब मैं इसको, ये तो अभी मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से करा रहा हूँ, जब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जब मैं आपको जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे उनके लिए इनको समझाऊंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जिनको बेसिक कमजोर है, जिनको लगता है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी कि हमारा बेस कमजोर है और उनको समझ में नहीं आता है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, यानी कि अभी मैंने और अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि सर आपने अच्छे से नहीं समझाया है, तो मैं और इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे कमी तभी पता चलेगी जब आप लोग मुझे बताएंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।